नमस्कार, मैं सुशांत कुमार और अब आप दक्षिण कौशल देखना शुरू कर चुके हैं। 1 नवंबर यानी 2025 को छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। रजत जयंती वर्ष पूरा छत्तीसगढ़ मनाने की तैयारी कर रही है और आपको मालूम है कि 2000 में एक नए राज्य की घोषणा हुई। अविभाजित मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ कहा जाता है कि एक छोटे राज्य में कई सारे समस्याओं का भी समाधान निकला। इन तमाम बातचीत को लेकर आज हम दक्षिण कौशल के लिए एक महत्वपूर्ण चर्चा कन्हैयालाल खोबरागड़े से करने जा रहे हैं। अपने कोई 87 बसंत इन्होंने देख चुके और छत्तीसगढ़ को अपने सामने इन्होंने युवा अवस्था को प्राप्त करते हुए देखा है। तो आपका दक्षिण कौशल में स्वागत है और हम इस पूरे दक्षिण कौशल के इस चैनल में ये बातचीत करेंगे कि आप बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के करीब रहे हैं, यानी राजनीतिक गलियारों में आपकी अपनी एक धमक रही है और भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे जोगी कांग्रेस हो, ऐसे बहुत सारे पार्टी, कई सारे अम्बेडकरी पार्टी में भी आप शरीक रहे हैं। लगभग छत्तीसगढ़ की राजनीति को आप बहुत करीब से देखा है। कई सारे पार्टियों में आपने उसे कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया है और ऊंचे पदों में भी आपकी पदस्थापना हुई है। आप बताएंगे जिन उद्देश्यों को लेकर छत्तीसगढ़ का नवनिर्माण पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के समय से हुआ था, आज आप छत्तीसगढ़ को उन उद्देश्यों में कहां खड़े पाते हैं? सबसे पहले मैं दक्षिण कौशल को धन्यवाद देना चाहूँगा शुक्रिया कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए चुना। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए सीपी एंड बरार के जमाने से ही इस क्षेत्र के लोग संघर्ष कर रहे थे। तो मिली कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया और मध्य प्रदेश में इसका बड़ा शोषण होता रहा। विद्युत के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, तो मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ के साथ, इस क्षेत्र के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार किया गया। संघर्ष चलता रहा और 1 नवंबर 2000 को देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय स्मृति शेष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य की घोषणा की। इस छत्तीसगढ़ राज्य में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो इसके शैशव काल में ही, जन्म काल में ही कांग्रेस पार्टी की ओर से अजीत जोगी को पहला मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया। लोगों ने सोचा था कि अजीत जोगी उच्च कोटि के पढ़े लिखे आदमी थे, उनको लंबा चौड़ा देश विदेश का अनुभव भी था, तो छत्तीसगढ़ उनके अनुभवों का, उनके ज्ञान का लाभ लेते हुए द्रुत गति से आगे बढ़ेगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं।
और जब कांग्रेस की सत्ता पलटी और बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई और यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जी चुने गए। डॉक्टर रमन सिंह जी चूंकि पेशे से डॉक्टर रहे हैं, इसलिए सरल स्वभाव उनका तो स्वाभाविक है, आज भी सरल स्वभाव के हैं। तो उन्होंने अपने लंबे मुख्यमंत्रित्व काल में, चूंकि वे भी छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, तो उनको छत्तीसगढ़ महतारी से बड़ा स्नेह था, प्रेम था। जी। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को उसका सही अधिकार और छत्तीसगढ़ को प्रगति की बुलंदियों पर कैसे पहुंचाया जाए, इस पर उन्होंने काम किया। बहुत सी उनकी योजना रही और जैसे शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शून्य के बराबर रहा, लेकिन रमन सिंह जी के नेतृत्व में जब छत्तीसगढ़ आया तो डॉक्टर रमन सिंह जी तो राजनांदगांव से सांसद रहे और विधायक भी रहे, आज भी हैं। तो उन्होंने न सिर्फ राजनांदगांव की बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ की चिंता करते हुए इसके समग्र विकास की ओर अपना ध्यान लगाया। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ में वनों की, वन उपजों की, खनिजों की और नदियों की प्रकृति द्वारा बड़ी देन है। इसका भी रमन सिंह जी ने उपयोग किया और नए विश्वविद्यालयों के साथ कॉलेजों की स्थापना हुई। उन्होंने अपने खुद राजनांदगांव में, जहां से भी विधायक बनते हैं, यहाँ की जनता हर बार उन्हें बड़े स्नेह के साथ विधायक बनाती है। शिक्षा के क्षेत्र में और खेलकूद के क्षेत्र में इसकी बड़ी प्रगति की और उनके ही मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बना। पुराना स्टेडियम को तोड़ ताड़ कर नया स्टेडियम बनाया गया। एक बात उनके कार्यकाल में भी रही कि उद्योग के लिए, उद्योग का सारा साधन रहने के बाद भी उन्होंने भी उद्योग, सरकार उद्योग खोले, इस पर कोई विशेष काम नहीं कर पाए। राजनांदगांव का बीएनसी मिल, जो पूरे भारत में ख्याति नाम था, मजदूर नेताओं की नासमझी के कारण आज खंडहर के रूप में पड़ा हुआ है। बड़ी आशाएं थीं कि रमन सिंह जी जब केंद्र में मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे, तो इस खंडहर नुमा बीएनसी मिल को नया जीवन मिलेगा। परंतु अब हम छत्तीसगढ़ बनने के 25वें वर्ष पर उत्सव मनाने जा रहे हैं, वह दिवस अपने ही बनकर रह गया। इस बीच आपसे ये जानना चाहूंगा कि 15 साल बीजेपी का शासन था यहाँ पर, अब फिर से बीजेपी के शासन है, अभी जब छत्तीसगढ़ 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं, और 5 साल कांग्रेस का भी शासन रहा। जो मुद्दे, जो लोगों की जो मूलभूत, जो बुनियादी मुद्दे हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन चीजों पे मतलब क्या आमूलचूल बदलाव पूरे छत्तीसगढ़ के निवासियों का हुआ? क्या अब यहाँ से मतलब जो किसान हैं वो पलायन करना बंद कर चुके हैं? जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल रहा है? या सही ढंग से जो शिक्षा की बात हो रही है, क्या सही में लोगों को शिक्षा के बाद रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं? क्या यहाँ पर जिन संसाधनों के दोहन
और इसकी तरक्की की बात हुई थी नई राज्य की स्थापना के साथ। क्या इन सारी चीजों को अपने सामने आप फलीभूत होते हुए देख पा रहे हैं? इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि रोटी और कपड़ा और मकान, तो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो इनकी बड़ी एक योजना रही समाज के लिए भी और आम आदमी के लिए भी कि गरीबों को पक्के मकान मिलें और यहाँ जितने भी समाज निवास करती हैं उनको भी बैठने उठने के लिए जगह मिले। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये काम छत्तीसगढ़ में चल रहा है और जिन गरीबों ने मकानों के स्वप्न देखे थे बहुतों के पूरे हो रहे हैं, बहुत प्रतीक्षारत भी हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ का शोषण हो रहा था और छत्तीसगढ़ का आम आदमी भूखे मर रहा था और इस भूखे मरने के कारण छत्तीसगढ़िया को पलायन करना पड़ता था। और पलायन भी ऐसा नहीं है 1500 की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ से लोग पलायन करके पेट भरने के लिए बाहर निकल जाते थे। आज मैं ये जरूर कहूंगा कि पलायन की स्थिति लगभग पूरी समाप्त है हुई है, ऐसा तो नहीं कहूंगा, परंतु समाप्ति की ओर है और छत्तीसगढ़िया आत्मनिर्भर होकर अपने ही प्रदेश में काम करने में जुटा हुआ है। आपसे कई बार ये चर्चा होती है कि जिस प्रकार जो सरकारी कर्मचारी है उनको पेंशन मिलता है, और आप गाहे बगाए हम लोगों के बीच में जब भी चर्चा होती है राजनीति को लेके, आप इस बीच किसानों को पेंशन की बात कर रहे हैं लगातार। ऐसा आपके मन में क्यों आया कि किसानों को पेंशन देना चाहिए? कई बार हम लोगों के बीच में भी बात हुई है कि जो बेरोजगार लोग हैं उन सभी लोगों को यूनिवर्सल सैलरी मिलनी चाहिए, जो वो एक जो स्विट्जरलैंड जैसे देशों में है बताते हैं। तो आप आपके दिमाग में ये बात कैसी आई कि किसानों को अब अभी आपने कहा कि पलायन रुका है, तो फिर आप कैसे बार-बार बोलते हैं कि किसानों को एक पेंशन मिलना चाहिए? किस आधार पे बोलते हैं? मैं स्वयं भी एक किसान हूँ और छुरिया ब्लॉक में मेरी खेती बाड़ी है और लंबे समय से खेती के काम से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं किसानों का एक संगठन भी चलाया करता था, जय जवान जय किसान के नाम से, और उस बैनर के तले मैंने 7 दिन की भूख हड़ताल भी छुरिया ब्लॉक में ग्राम पथीरे में की थी, जिसमें 2-4 मांगे थी शिक्षा का, पेयजल का और लघु सिंचाई का। वो सभी मेरे भूख हड़ताल करने के बाद पूरी हुई और मैंने अपने संघर्ष के जरिए अपने गांव में पेयजल की भी अच्छी व्यवस्था करवाई। अभी और उससे भी अच्छी व्यवस्था होना बाकी है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। मैं किसानों की समस्याओं को, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, देखता हूँ कि एक सरकारी कर्मचारी 30-35 साल शासन की सेवा करके जब वो सेवानिवृत्त होता है तो सरकार के बने बुनाए नियमों के अनुसार उसे ग्रेजुएटी दी जाती है, पेंशन दी जाती है और अच्छी खासी रकम पाने के बाद भी बहुत सी सुविधाएं उसको मिलती हैं और प्रत्येक महीना हर कर्मचारी को अच्छी खासी पेंशन मिलती है। परंतु इस देश को और इस प्रदेश को पालने वाला किसान हमेशा फटे हाल दिखता है। तो मैं सोचता हूं कि इस देश की सरकारों को और सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्री, विधायक, सांसद ये कहते हैं कि ये कृषि प्रधान देश है, तो सख्त हो जाए तो सरकारी कर्मचारी की तरह उसे भी एक रिटायरमेंट दिया जाए और उसको जीने के लायक अच्छी सी एक राशि तय की जाए। मेरा तो ये भी मानना है कि यदि सरकारें ईमानदारी से काम करें तो न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में किसानों के लिए एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए कि किसान इस देश का सबसे पीड़ित प्राणी है। अभी आप देख रहे हैं पकी पुकाई फसल
मौसम के मार के कारण खराब होने के मौसम के कगार पे। मार के कारण आधी बर्बाद हो गई। किसान ने बड़ी आशाएं रखी थी कि मैं अपनी फसल को सरकार के पास बेचूंगा, अच्छी खासी रकम मिलेगी, है ना, बेटियों की शादी करूंगा, बेटियों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बाहर भेजूंगा, बहुत सारे स्वप्न देखे थे। तो इस तूफान ने, असमय की इस वृष्टि ने किसान को, उसके आंखों में आज भी फिर से हमारा आंसू जो भर दिया। मतलब 36,000 से ज्यादा धान की किस्में जिस छत्तीसगढ़ में हैं, उनकी जो किसानों की हालत है वो आज भी बदतर है। एक और विषय जो पूरे दुनिया में ट्रेंड कर रहा है, छत्तीसगढ़ में विशेषकर जो यहाँ का नक्सल उन्मूलन की जो बातें हैं, वो काफी पूरे दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि राजस्व में भी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इन सारे चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर से नक्सलवाद की जो भयानक समस्या है, उसका समस्या का निदान हो जाएगा 2026 तक, मार्च जो उन्होंने डेडलाइन घोषित की है? देखिए, जब मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ बना, तो छत्तीसगढ़ में इतनी वन संपदा, खनिज संपदा होने के बाद, लबालब धन होने के बाद भी सबसे ज्यादा नक्सलाइट बेल्ट छत्तीसगढ़ को ही मिला। मध्य प्रदेश में एक आध जिला होगा नक्सलाइट, बाकी सारे जिले छत्तीसगढ़ को ही मिल गए। और लंबे समय से छत्तीसगढ़ नक्सलियों की वारदात से गुजर रहा था। जिस जगह पर नक्सली पनाह लेते थे, वहां विकास की धारा रुकी। लेकिन इस सरकार ने जो 2026 में नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने की बात की है, तो मेरा इस पर यह कहना है कि एक विचारधारा है, और विचारधारा बंदूकों की गोलियों से पूरी तरह समाप्त नहीं की जा सकती। ये विचारों से ही समाप्त होती है। लेकिन सरकार जैसे दावा कर रही है, और इस समय जिस तरह नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उसके बाद भी मेरा अपना मानना है कि 26 तक जड़ सहित नक्सलियों की विचारधारा समाप्त हो जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। परंतु नक्सलवाद पर विजय पाने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है, ये मानना पड़ेगा। एक के बाद एक जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को आ रही, बिहार का चुनाव है और बिहार में सबसे पहले एसआईआर को लागू करने की बात हुई थी। मतलब जो वहां पर मतदाता है उसका एक बार पुनः निरीक्षण की बात हो रही थी, और वो चलते हुए छत्तीसगढ़ आ गया है। इस पर पूरे छत्तीसगढ़ के निवासियों के ऊपर उसकी नागरिकता को लेकर क्या क्या सवाल उठ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि लोग अपनी नागरिकता को सिद्ध करते हुए, और जिस प्रकार से वोट चोरी की जो बातें कांग्रेस ने लगातार की है, क्या फिर एक बार ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के जो यहाँ के मतदाता है, इस एसआईआर के माध्यम से फिर से अपनी नागरिकता और अपने वोट देने का अधिकार को खो चुके होंगे? क्या देखते हैं आप इसको, पूरा एसआईआर को छत्तीसगढ़ में? ये मतदाता पुनरीक्षण का जो मामला है, बिहार का, तो अभी हमने सब देखा देशवासियों ने, और फर्जी मतदाता के नाम से लाखों मतदाताओं के नाम कटे, और छत्तीसगढ़ सहित और कुछ राज्यों में मतदाता पुनरीक्षण का काम चालू हो ही गया है, ये मान के चलिए, ये होने वाला है। और छत्तीसगढ़ में विभिन्न विभिन्न प्रांतों से लोग आकर बसे हैं, तभी छत्तीसगढ़ का इतना विकास हुआ है। तो यदि विभिन्न प्रांत से आने वाले जो बरसों से यहाँ बस गए, उनके मतदाता पुनरीक्षण के समय यदि उनको उनका छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र मांगा जाए, तो बड़ी कठिनाई होगी। अभी जो है कि इस एसआईआर के साथ साथ एक बड़ा समाचार भी आपको देखने सुनने को मिल रहा होगा, पूरे शहर में तहलका मचा हुआ है कि
क्षेत्रीयतावाद भी धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में अपना सर ऊंचा कर रहा है। यहाँ पर कुछ जो छत्तीसगढ़ी नेता है वो मुखरता के साथ ये बात उठा रहे हैं कि जो बाहरी लोग हैं छत्तीसगढ़ से उसको बाहर किया जाए, और यहाँ के जो लोग हैं छत्तीसगढ़ी लोग, उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे कि कौन छत्तीसगढ़ी है? और उस छत्तीसगढ़ी जो राष्ट्रीयता की जो लड़ाई है, कहीं ये आपको बिहार या महाराष्ट्र में जो छत्तीसगढ़ या कोंकण वगैरह में जो वहाँ पर जो क्षेत्रीयतावाद की जो लड़ाई उभरी थी, उस प्रकार की एक लड़ाई अपना सर उठाने की कोशिश कर रही है। लगातार लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है कि एक दूसरे के धर्म पे ये लोग हमला बोल रहे हैं, एक दूसरे के देवी देवता पर भी ये हमला बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है जो क्षेत्रीयवाद की जो लड़ाई अमित बघेल के नेतृत्व में जो उभर रहा है पूरा छत्तीसगढ़ में, उसको आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? ये क्षेत्रवाद की लड़ाई छत्तीसगढ़ में तो जो बघेल ने शुरू किया, अमित बघेल ने, वो तो अभी की बात है। लेकिन क्षेत्रवाद की बात जो छिड़ी वो सबसे पहले महाराष्ट्र में छिड़ी, और महाराष्ट्र के सिर फिरे नेताओं ने हमें यूपी का व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें बिहार का व्यक्ति नहीं चाहिए, ये सिर्फ महाराष्ट्र मराठियों का है, ऐसा कहकर इस देश में जो विभाजन की रेखा खींची, यह ऊंची मानसिकता मैं उसे मानता हूं। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद इस देश में एक संविधान लागू है, एक झंडा लागू है, और उस सब का हम मान सम्मान कर रहे हैं। तो फिर ये क्षेत्रीयता वाली कि मुझे बिहार का आदमी नहीं चाहिए, महाराष्ट्र में बिहार वाला कहे कि मुझे महाराष्ट्र का आदमी नहीं चाहिए, तो इस तरह तो देश का ताना बाना ही बिगड़ जाएगा, और जो बंधुत्व का की जो भावना है वो भी तहस नहस हो जाएगी। रही बात अभी जो अमित बघेल ने अग्रवाल समाज पर, सिंधी समाज पर जिस भाषा से हमला किया, यह भी लोकतंत्र की भाषा नहीं है। मैं तो मानता हूं व्यक्ति किसी धर्म का अनुयायी हो, लेकिन भारत में जितने भी धर्म हैं वो सब सम्मान करने के लायक हैं, और सबका सम्मान होना चाहिए। यदि मैं बौद्ध हूं तो मेरा ये काम नहीं होना चाहिए कि मैं दूसरे के धर्म को हिकारत की दृष्टि से देखूं। तो कम सोच वाले लोग अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए और अपने आप को राजनीति के क्षेत्र में उभारने के लिए ऐसा बयान दे देते हैं जिससे अशांति फैल जाती है। हम लोग शिक्षा पर काफी चर्चा करते हैं आपस में बैठ के। जब भाजपा की सरकार थी, हमने दक्षिण कौशल में भी ये प्रकाशित किया था कि 3000 जो सरकारी स्कूल हैं उनको बंद करने की प्रक्रिया हुई थी, और अभी फिर से भाजपा की सरकार में फिर से 10,000 स्कूल और युक्तिकरण के नाम पे शिक्षकों को नौकरी से बाहर करने की भी तैयारी हो रही है। क्या है ये सब? मतलब शिक्षा को ये लोग किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्या लगता है आप, शिक्षा किस मुहाने पे खड़ा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में, लगभग पूरे देश में, छत्तीसगढ़ सहित सत्ता पर है, और भारतीय जनता पार्टी को गाइडलाइन देने वाले लोग जो आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस की पॉलिसी एक रही कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और हिंदू राष्ट्र बनाकर वो आश्रम पद्धति, जो पुराने आश्रम पद्धति शिक्षा के, वो यहां लागू की जाए। तो वो पद्धति को तो इस देश के करोड़ों लोगों ने भोगा है। उसमें से चंद 2-3 जो जातियां जिनको सवर्ण कहा जाता है वही शिक्षा की पात्रता रखते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ उनके गुलामी के लिए माने जाते हैं। उनके धर्म ग्रंथों में आज भी ये बात लिखी हुई है। तो स्कूलों को बंद करना और धार्मिक शिक्षा देने की ओर बीजेपी और आरएसएस का एक चल रहा है, योजना ही चल रही है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अब यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाई जाएगी, बाइबल नहीं पढ़ाई जाएगी, कुरान नहीं पढ़ाया जाएगा, परंतु मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी। अरे क्या है, आज आदमी चंद्रमा पर पहुंच गया, सूर्य पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है,
और हम कहाँ जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में? विज्ञान को छोड़कर धर्म के पीछे अपने आप को गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो शिक्षकों की युक्ति युक्तकरण की बात चल रही है, मैं इसे भी एक षड्यंत्र मानता हूं। कई लोग युक्तिकरण के कारण बड़े परेशान हैं और कई लोगों ने तो हाई कोर्ट में मामला भी पेश करके रखा हुआ है। कई लोग हताश होकर युक्तियुक्तकरण का नाम लेकर नौकरियां भी छोड़ देंगे। और बीजेपी शासन काल में एक नई परंपरा आ गई, सीधी भर्ती। क्यों भाई, देश में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए नौकरियां दी जाती हैं और भी अन्य साधन है नौकरियों को देने के। हाँ। लेकिन आप सीधी भर्ती क्यों कर रहे हैं? और सीधी भर्ती आप क्यों करोगे? प्रधानमंत्री जी सीधी भर्ती क्यों करेंगे? मुख्यमंत्री जी सीधी भर्ती क्यों करेंगे? बिल्कुल। इससे तो ऐसा लगता है कि सीधी भर्ती में अपने विचारधारा के लोगों को आप नौकरियां दे रहे हैं और जो सरकारी नौकरी में पूर्व से काम कर रहे हैं उनको युक्तिकरण के नाम पर परेशान करने की आप योजना बनाकर चल रहे हैं। इससे शिक्षा का स्तर गिरेगा। ऐसे भी मैं पूरे देश की बात नहीं करता, छत्तीसगढ़ में शहरी शिक्षा और ग्रामीण शिक्षा में बड़ा अंतर है। शहर के विद्यार्थी को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और गांव का विद्यार्थी शहरी विद्यार्थी की सुविधा को वो नाम भी नहीं ले सकता कि क्या क्या उनको सुविधा दी गई है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, शहरों में इतने सारे स्टेडियम बने हुए हैं, खेल के मैदान हैं, गांव में कहीं पर खेल के मैदान नहीं है। सरकार हर बार बोलती कि हम स्कूलों को खेल के मैदान देंगे, सामान देंगे खेल के लिए, ग्रामीण अंचल से लोगों को तैयार करेंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि भारत में ग्रामीण अंचलों से ही बड़े बड़े खिलाड़ी आए हैं। चलते चलते एक महत्वपूर्ण सवाल पे और बातचीत आपसे कर लूं कि बहुत सारे राज्यों के और बहुत सारे जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, है ना? और जहां हम बैठे हैं इसको छत्तीसगढ़ कहा जा रहा है 2000 के बाद से, लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश था। और आप भी इतिहास के काफ़ी जानकारी रखते हैं, हम लोग भी इतिहास पढ़ते रहते हैं। ये एक्चुअल में दक्षिण कोशल हुआ करता था और इसकी राजधानी श्रीपुर थी, है ना? उसका एक अपना गौरवशाली इतिहास है। तो कभी आपके दिमाग में आया कि छत्तीसगढ़ का नाम बदल के दक्षिण कोशल कर दिया जाए? और उसके साथ-साथ आप बौद्ध इतिहास के जानकार भी है, यहाँ पर तितुरिया है, यहाँ डमरू है ना? यहाँ पर राजिम है और यहाँ पर रतनपुर है और भी जो बौद्ध यहाँ पर स्थान प्राप्त हुए हैं, सिरपुर है, जहाँ पर एक बड़ा विश्वविद्यालय भी था, बौद्ध विश्वविद्यालय, जहाँ पर हिमसांग भी आए हैं, जहाँ नागार्जुन आए हैं, है ना? वो नागार्जुन जो रसायन शास्त्री थे, जो कहते हैं कि नालंदा में पढ़ाते थे। तो छत्तीसगढ़ का एक गौरवशाली इतिहास है। इतिहास के गर्भ में, पुरातत्ववेत्ता के गर्भ में वो कहीं पर तो लुप्त सा है, लेकिन कभी-कभी वो चीख के हमको कहता है कि इस प्रकार के तमाम जो बौद्ध जो सभ्यता और संस्कृति के जो क्षेत्र हैं, उसके आधार पे और एक दक्षिण का जो हिस्सा है, जो आदिवासियों का क्षेत्र है, उत्तर का हिस्सा जो आदिवासियों के क्षेत्र है, क्या कहते हैं? मतलब इसको सही में किस प्रकार का राज्य होना था और ये किस प्रकार का राज्य बन गया? देखिए, बहुत से जिलों के नाम, प्रदेशों के नाम नए नए किए गए हैं और जैसा कि आपने पूछा कि छत्तीसगढ़ का नाम भी क्या बदला जा सकता है, तो इसके संबंध में मैं काफी लोगों से भी पहले चर्चा किया कि जब लोग रामचंद्र जी के वन गमन पथ को खोज खोज कर नाम दे रहे हैं, हाँ, पिछली सरकार में काम हुए हैं, तो ये बौद्ध विरासत का प्रदेश रहा, बौद्ध प्रभावित रहा।
छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां उत्खनन किया जाए तो बौद्ध पुरातत्व या स्तूप न निकले। सिरपुर में तो अशोक के भी और बनाए जिस सिरपुर की आप बात कर रहे हैं, सिरपुर दक्षिण कोसल की राजधानी मानी जाती थी, वहां टकसाल भी हुआ करती थी और पत्तन हुआ करता था, जल मार्ग से वहां का व्यापार चलता था। इसके प्रमाण आज भी खंडहर के रूप में वहां पड़े हुए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि डमरू है, तुतुरिया है ना, आरंग का पूरा क्षेत्र है, आरंग का क्षेत्र है, तो उधर पिथौरा तरफ का और हमारे छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ के आसपास भी बहुत से बहुत कवर्धा के आसपास है नहीं, पचराही जैसे क्षेत्रों में पूरा अवशेष पड़े हुए हैं। लेकिन ये जो राजनीति होती है ना, बड़ी स्वार्थ की, और इसमें यदि विचार अच्छे सटीक नहीं रहे तो उल्टे सीधे काम तो होते ही हैं। वही काम वर्तमान सरकार भी छत्तीसगढ़ को लेकर कर रही है कि एक ही धर्म को महत्व देकर सब कुछ उसी के यादगार में बनाया जा रहा है। लेकिन जिस सिरपुर के कारण शाम को आना पड़ा, नागार्जुन जैसे रसायन शास्त्री को यहाँ आना पड़ा, और जिसके कारण बाबा साहब भी आए, बाबा साहब भी छत्तीसगढ़ आए 1945 में। 12 दिसंबर 1945 को बाबा साहब रायपुर में आके उस समय के लॉरी स्कूल में उनकी भारी सभा हुई थी, जो आज का सप्रे स्कूल कहलाता है। तो ये बौद्ध खजाने से भरा हुआ है, लेकिन जो हिंदूवादी विचारधारा के शासक हैं, प्रशासक हैं, वो नहीं चाहते कि बुद्ध के नाम से कोई चीज ऐसी विश्वविख्यात हो या वापस उसका नाम दिया जाए। वरना इतना अभी जैसे चिल्लाते हैं, छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता का जन्म स्थान है, तो छत्तीसगढ़ को हम दक्षिण कोसल तो कह रहे हैं ना, तो फिर दक्षिण कोसल नाम इसका करने में दिक्कत कहाँ है? उसे कौशल्या माता को भी वर्चस्व मिल जाएगा कि चलो भाई कौशल्या का जन्म हुआ, शायद इसीलिए भी कौशल कहा गया होगा, जबकि वो बात इसमें नहीं है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को भी सिरपुर फिर से विख्यात हो, ऐसा बने। जैसे मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं कि अयोध्या को जितना महत्वपूर्ण बनाया गया वो इसलिए कि राम का जन्म स्थान उसे कहा जाता है। तो विश्व को ज्ञान का भंडार बांटने वाले श्रीपुर को उसी तरह क्यों स्थापित नहीं किया जा सकता जिस प्रकार वो पहले रूप में था। सम्राट अशोक ने बहुत सा निर्माण श्रीपुर में किया, और बौद्ध ग्रंथों में तो यहाँ तक उदाहरण है कि स्वयं भगवान बुद्ध दक्षिण कौशल में श्रीपुर में आकर एक वर्षावास उन्होंने यहाँ किया। तो भगवान बुद्ध के पावन चरण भी यहाँ पड़े हुए हैं। तो हम क्यों न छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल का नाम देकर उसके गुमनाम नाम को प्रकाशित करें, इससे तो सरकार की ही प्रशंसा होगी। तो मैं तहे दिल से चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल रखा जाए। तो ये रही नए राज्य पर और उसके 25 वर्ष पूरे होने पर और उसके स्वर्ण जयंती पर एक महत्वपूर्ण चर्चा कन्हैया लाल खोबरागड़े जी के साथ, जो प्रख्यात समाज सेवक है, बौद्ध विचारक है और कई सारे राजनीतियों के करीब रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में उनकी अपनी धमक है। इस चर्चा को हम यूं ही चलाते रहेंगे दक्षिण कौशल में, और प्रबुद्ध वर्गों से चाहेंगे कि वो लगातार दक्षिण कौशल को देखें। और जिस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो रही है, हम आपसे बार बार कहना चाहते हैं कि आप दक्षिण कौशल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, ताकि जो भी हम महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं या महत्वपूर्ण खबरों को इसमें प्रकाशित कर रहे हैं वो आप तक नियमित रूप से पहुंचते रहे। शुक्रिया।